वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। जिस तरह देश के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल हालात है, कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है और जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल से वर्किंग जो है वो हो रही है। अब ताज़ा आप जो मुद्दा है वो देखें कि माननीय जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उनको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया गया कि आप उपराष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशनल की दूसरी जो सबसे बड़ी पोस्ट है, विशेषाधिकार है जिनको, विदाउट एनी नोटिस, प्रायर नोटिस, धनखड़ साहब को वो कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी, जिसके पीछे जो प्रेशर एक टैक्टिक्स है वो कहीं ना कहीं सत्ताधार भारतीय जनता पार्टी का रहा। कम्युनिकेशन गैप भी रहा। हालात जो भी रहे हों, कुछ धनखड़ साहब का बड़बोलापन पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर जो हैं वो ऐसा नहीं माना जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धनखड़ साहब ने पॉलिटिकल लाइन को क्रॉस किया। मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होती है, ये देश की किसी भी सत्ता पार्टी के साथ इसको रिलेट नहीं किया जा सकता है। ये हम सभी भारतीयों के लिए ही वो माननीय वाइस प्रेसिडेंट थे, और जिस तरह से विदाउट एनी वेलफेयर, राज्यसभा के अंदर उनकी कोई फेयरवेल जो है वो स्पीच भी नहीं हुई, और एकाएक जो है धनखड़ साहब जिस तरह से चले गए अपने पद को छोड़ के, ये दर्शाता है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो आज किस पायदान पे खड़ा है। तो इस तरह की जो पृष्ठभूमि है, जिस तरह से आज चाहे वो सेंटर की जो एजेंसीज हैं उसके अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है आज इनकी कार्य प्रणाली को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसे समझा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका प्रेशर रहता है इनके ऊपर। और जिस स्टेट के अंदर भी इलेक्शन ड्यू हैं, वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यानी ऑपोजिशन है, तो वहाँ पे फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इस तरह की एजेंसीज जो हैं उनका मिसयूज हम देख रहे हैं इन आंखों से। हाल ही में आप देखिए दिल्ली में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरह उनको जो है वो पराजित का मुंह देखना पड़ा। उस इलेक्शन से पहले भी सीबीआई, ईडी ने लगातार घेरे में लिया अरविंद केजरीवाल और उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको। लेकिन इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट के बाद, अब ईडी क्या कर रही है अरविंद केजरीवाल के केस में, या सीबीआई क्या कर रही है, नोबडी नोस। और झारखंड में भी ऐसा ही हुआ सुरेंद्र साहब के केस में, उसके पहले महाराष्ट्र में आप देखिए अजीत दादा के केस में यही हुआ। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें देश को बसपा बहन मायावती की बहुत ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि एससी समाज के अलावा, चाहे वो ओबीसी है या जनरल कैटेगरी है, वो भी कहीं ना कहीं देश में इस वक्त अलग अलग राज्यों में बसपा बहन मायावती की तरफ देख रही है। और बसपा बहन मायावती के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि जो जनता के अंदर जो एक आक्रोश जो है, जैसे डेमोक्रेसी को लेके जो आज का लोकतंत्र है, वो भी जैसे मैंने आपको बताया तमाम इस तरह के केसेस हैं कि ऑपोजिशन में आपके ऊपर जो है सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका शिकंजा होगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में वही इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो धुल जाते हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो डरी सहमी भी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन और बहुत से हम हर राजनीतिक दल देखिए, चाहे वो कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, बहुत दिग्गज लीडर वहाँ से छोड़ के आगे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज तक बसपा का कोई भी इस तरह का लीडर नहीं है जो बसपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जिसने ज्वाइन किया हो, यानी डर के कारण। तो बसपा का जो काडर है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलॉसफी है उस पर निडरता से चल रहा है, बहन मायावती उसको चला रही हैं। और एक बहुत बड़ा मौका बहन मायावती के लिए आ रहा है, इसी साल वो शुरू हो रहा है,
2027 के चुनाव तक। तो मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो बसपा है उसका जनाधार, उसकी ज़मीन तैयार है, लेकिन जो बसपा का हाथी है अभी भी, मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूं कि उसकी रफ्तार जो है वो सुस्त है। बहन जी को, आकाश आनंद को और तमाम जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं बसपा के, उनको फ्रंट फुट पे आके जो बसपा का हाथी है उनकी रफ्तार को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अन्यथा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मौका जो है वो बहन जी के हाथ से फिर फिसल जाएगा और इतना बढ़िया मौका राजनीति में फिर बसपा के लिए शायद आए या ना आए। तो शुरुआत में करता हूँ उत्तर प्रदेश से। 2027 में 3 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हिमाचल। पहले मैं इन 3 स्टेट्स की बात, आप इसका लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 403 सीटें हैं असेंबली की उत्तर प्रदेश के अंदर। 2 टर्म हो जाएंगी योगी आदित्यनाथ की कंटिन्यूस एज चीफ मिनिस्टर, यानी भारतीय जनता पार्टी 2027 में। तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं जरूर होगा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से बहन जी ने पिछले 2-3 साल से राजनीति से दूरी बना के रखी थी, उससे यह हुआ था कि जो बसपा का काडर है वो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एससी समाज शिफ्ट हो गया था टूवर्ड्स सपा और कांग्रेस। इसके पहले के जो चुनाव हुए, चाहे वो 2022 का असेंबली का चुनाव था, 2014 लोकसभा, 2019 का लोकसभा का चुनाव, एससी समाज ने क्योंकि बहन जी ने थोड़ा सा बैकफुट पे थी, बहन जी ने दूरी बना के रखी थी 2019 के भी लोकसभा चुनाव में, लेकिन क्योंकि गठबंधन हुआ था बसपा का और सपा का, तो बसपा को काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। अच्छी खासी संख्या बल जो था वो बसपा का था लोकसभा में 2019 में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बहन जी ने दूरी बनाई, वो जो बसपा का काडर है वो 2022 का चुनाव था असेंबली का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव हुआ और एससी समाज ने 2024 के अंदर अलॉन्ग विद ओबीसी बहुत बड़ी मात्रा में वोट दिया था सपा और कांग्रेस को। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक चिंता का विषय है। मैं पार्टी वाइज आपको बताऊंगा। अब लेते हैं समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहन जी जो थी उन्होंने राजनीति से दूरी बना के रखी थी, तो बसपा का जो काडर मानी जो एससी समाज था उसके साथ ओबीसी और इनफैक्ट जो जनरल कैटेगरी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को वोट दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। और जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने बलबूते पे संख्या बल नहीं जुटा पाई मेजॉरिटी का, उसका बहुत बड़ा रीजन था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया था कांग्रेस और सपा के अलायंस ने। अब बात करते हैं मौजूदा समय। जिस तरह से बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेशली एक्टिव हुई है, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश वाहिद एक ऐसा राज्य है इस वक्त जहाँ पे बसपा का हाथी जो है वो चुस्त और दुरुस्त रफ्तार में है। बहन जी ने सब तहसील लेवल से लेके स्टेट लेवल तक नई अपॉइंटमेंट्स की हैं, काडर को एकजुट करने का काम किया है। सोशल मीडिया भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक्टिव है, कहीं ना कहीं बसपा उस प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है। और बहन जी जो है वो जिस तरह से अंडर करंट को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी 24/7 में छीन रही है, उसी पद चिन्ह चल रही है इस वक्त बसपा। और बहन मायावती की जो प्लानिंग स्ट्रेटजी है, ब्रांडिंग जो के माध्यम से बीएसपी को और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, वो बहन जी इस वक्त चल रही हैं पूरा का पूरा, जिस तरह बहन जी ने 2007 में स्ट्रेटजी बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एससी समाज, ओबीसी समाज और जनरल कैटेगरीज यानी स्वर्ण, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ये लगातार जो है झुकाव हो रहा है बसपा की तरफ इनका। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सोशल इंजीनियरिंग पे कंसंट्रेट किया जाता है तो 75 से 100 सीटों तक 2027 में जो बसपा बहन जी हैं वो पहुँच सकती हैं, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती हैं 2027 में। किंग मेकर की भूमिका में होंगी बहन जी, और किसी भी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के सहयोग के बिना नहीं बनेगी। तो ये आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बसपा है वो काफ़ी बेहतर करती है। दूसरी इसके बाद जो स्टेट है वो मैं बात करना चाहूँगा पंजाब। 117 असेंबली की सीट्स है वहाँ। ताज़ा स्थिति ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जो राज्य में सरकार है इस वक्त सत्ता में, वो है आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो है वो अब एंटी इंकम्बेंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, स्पेशली पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग, जो यूथ का पलायन हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उसको लेके, और जेल के अंदर भी उपलब्ध है ड्रग्स, भू माफिया, जो लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी। खासकर जो नशा और लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो दो मुद्दे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सरदर्द बन रहे हैं। एंटी इंकम्बेंसी है, बैकफुट पे है आम आदमी पार्टी, सीएम भगवंत मान। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को तो पंजाब के अंदर ले डूबेगी आने वाले समय में। पहले भी जो 2022 में चुनाव हुआ था, इन फाइटिंग थी कांग्रेस के अंदर, आज भी कमोवेश वही पोजीशन है। लगभग 4 से 5 ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस के अंदर सीनियर, जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो आपस में ही एक गुंजल में फंसे हुए हैं। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल, जो रीजनल पार्टी है, पंथक पार्टी है, उसके अंदर भी लीडरशिप को लेके, प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेके जो सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उनके अगेंस्ट ही एक मुहिम चली गई। और जो रूरल वोट बैंक हुआ करता था श्रोमणी अकाली दल का, वो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, तमाम जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे, चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के ही एक्स जो प्रेसिडेंट थे सुनील जाखड़ साहब, रवनीत सिंह बिट्टू साहब, ये सारे कांग्रेस के टॉप लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब में कुछ खास नहीं कर पा रही। तो पंजाब की जनता जो है वो इस वक्त देख रही है बसपा की तरफ। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि बसपा जो है वो मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है। भारत में एससी समाज की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, 30% के आसपास। हर तीसरा शख्स दलित समाज से आता है पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मायावती जी फिलहाल ना उनका कोई दौरा हुआ है, ना वो कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। और जैसे पहले माना जा रहा था कि आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा की जिम्मेवारी लगाई जाएगी पंजाब में और प्रभार दिया जा सकता है आकाश आनंद को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोटा मोटा 1.5 साल का जो है वो टाइम है पंजाब में इलेक्शंस होने में, लेकिन अभी तक जो बसपा, जिसके लिए एक बहुत बढ़िया ग्राउंड, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश से भी जो बेहतर ग्राउंड है वो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में हर तीसरा शख्स दलित समाज से आता है और पंजाब की जो जनता है वो अपने इश्यूज़ को लेके, जैसे मैंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर है, नशा है, यूथ का पलायन है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सभी को मौका दिया है, लेकिन कोई भी सरकार आम जन के लिए वहाँ काम उस तरह का नहीं कर पा रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा स्पेस बनता है बहन जी के लिए पंजाब में, बसपा के लिए। पंजाब के अंदर जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पूर्व हॉकी के कैप्टन जो हैं सरदार प्रगट सिंह, ये साइडलाइन है वहाँ पे कांग्रेस में, ये बसपा के साथ जो है वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जिनको भी पार्टी से निकाला गया है, पूर्व आईपीएस सीनियर कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे चेहरे बसपा में शामिल हो सकते हैं। और बसपा को इन चेहरों की ही ज़रूरत है। अगर ये चेहरे बसपा में शामिल हो जाते हैं और बसपा को लीड करते हैं पंजाब के अंदर, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि पहली बार बसपा की सरकार बन सकती है पंजाब के अंदर, क्योंकि 30% जो दलित समाज है जिसका आज झुकाव कांग्रेस की तरफ है, वो केवल इसलिए है कि जो बसपा है वो एक्टिव नहीं है। यानी बसपा का हाथी जो है वो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट है। और आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि जो बसपा का काडर और बसपा की लीडरशिप है वो बहन जी को क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रही है इस चीज़ के बारे में कि पंजाब में बहुत एक बढ़िया स्पेस खाली है बसपा के लिए। तो बसपा का जो हाई कमांड है, बहन जी आकाश आनंद, उनको ज़रूर इस तरफ गौर फरमाना चाहिए, अन्यथा ये जो 2027 में मौका मिलने वाला है बसपा को, वो व्यर्थ चला जाएगा। कमोवेश यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 2027 में हिमाचल में भी चुनाव है, वहाँ पे कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, 5-5 साल की इनकी टर्म रहती है वहाँ पे। और जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम होना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो काम होना चाहिए, बिल्डिंग्स की जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, और मानसून के समय में जो लैंडस्लाइड हो रही हैं वहाँ पे, और
हज़ारों लोगों का वहाँ जानी नुकसान हो रहा है, करोड़ों अरबों का माली नुकसान हो रहा है, लेकिन ना ही भारतीय जनता पार्टी ने, ना ही कांग्रेस ने वहाँ पे कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस और बैन लगाया है। इन सभी चीज़ों को लेके पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि 68 सीट्स हैं असेंबली की हिमाचल में। यहाँ पे भी 15 से 20 सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है बसपा। कंडीशन वही है कि हाथी को रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। बहन जी को दौरे लगाने पड़ेंगे पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों में। आकाश आनंद को प्रभार जरूर मिलना चाहिए पंजाब का कम से कम, और सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद की जोड़ी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इन दोनों स्टेट्स के अंदर बहुत बढ़िया काम कर सकती है बसपा के लिए। इसके बाद आता है दिल्ली, जिसके अंदर 17 विधानसभा की सीटें। दिल्ली के अंदर जो भी चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, और लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अंदर जो एससी समाज है, ओबीसी है, पूर्वांचल का वोटर है, मिनॉरिटी है यानी मुस्लिम समाज है, इन्होंने 20 के आसपास जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं वो इसी सेगमेंट से मिली, क्योंकि कांग्रेस वहां पे लगातार वीक है। तो दिल्ली की जनता के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अन्यथा जो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल ही आम आदमी से वो खास आदमी बन गए, करोड़ों रुपए का रेनोवेशन का खर्चा उन्होंने सीएम निवास पे कर दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 2 स्टेट्स पंजाब दिल्ली की सिक्योरिटी को लेके चल रहे हैं, करप्शन के को लेके भी जो आम आदमी पार्टी वो घिरी हुई है। तो आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीटें ही मिलती वहां पे जो पोजीशन थी। ये जो 20 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है, ये वो सेगमेंट है जो जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दिल्ली के अंदर। और अगर बसपा बहन मायावती कॉन्सेंट्रेट करती हैं, दिल्ली में अपनी टीम बनाती हैं, स्पेशली आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया जाता है, यूथ लीडरशिप को वहाँ पे ग्रो करने का मौका मिलता है, नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो आप मान के चलिए कि यूपी के बाद पंजाब, हिमाचल और दिल्ली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं बसपा के लिए। इसके अलावा बिहार में तो अभी 2 माह के बाद चुनाव है। बिहार के अंदर जो है ये माना जा रहा है कि जिस तरह से एज फैक्टर नीतीश जी के अब फेवर में नहीं है, और स्पेशली जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको लेके नीतीश बाबू समय समय पे अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसको लेके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में हमने देखा है, राष्ट्रीय जब गान होता है तो वो क्लैप करना शुरू कर देते हैं, किसी फंक्शन में वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के सर पे गमला रख देते हैं लाइक दैट। तो ये माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का नीतीश बाबू का ये आखिरी चुनाव है। नीतीश बाबू का जो वोट बैंक है वो है एससी समाज और ओबीसी, और तीसरा महिलाएं। ये वोट बैंक नीतीश बाबू के साथ पिछले 15 साल से इंटैक्ट है। अब जिस तरह से नीतीश बाबू वीक हो रहे हैं, ये जो वोट बैंक है ये कांग्रेस और आरजेडी की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होगा, और कुछ परसेंटेज बीजेपी के साथ भी जा सकती है इस वोट बैंक की, क्योंकि बिहार में भी जो है आमजन को कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अगर बसपा बहन मायावती कॉन्सेंट्रेट करती हैं बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर 243 असेंबली की सीट्स हैं। अभी ये चुनाव तो खैर आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, बहन जी के कुछ दौरे 5-7 वहाँ होते हैं, आकाश आनंद वहाँ पे यूथ ब्रिगेड को मोटिवेट करते हैं, तो वो जो एससी समाज, ओबीसी और महिला वोटर, उनकी पहली पसंद हो जाएगी बिहार के अंदर भी बसपा, क्योंकि जो नीतीश बाबू का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आरजेडी में उतना जाने में सहज नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, इसी तरफ वो शिफ्ट होगा। अगर बीएसपी ग्रो करती है बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर भी यूपी जैसा सिनेरियो बन सकता है, दोनों राज्य सटे हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी दलित समाज की बहुत बड़ी संख्या है, और ये शरद पवार और कांग्रेस की तरफ जाते हैं। शरद पवार जो एनसीपी है, 2 फाड़ है, शरद पवार भी जो हैं उनकी भी जो इनिंग है राजनीति, वो एज फैक्टर है, हेल्थ इश्यूज हैं, ये माना जा रहा है कि उनकी राजनीतिक इनिंग भी जो है वो बिल्कुल ढलान पे है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास लीडरशिप क्रंच है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर जो एससी समाज है, ओबीसी समाज है, ये ना ही शिवसेना में शिफ्ट होना चाहता है वोटर, और ना ही ये सेगमेंट भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ पे भी बसपा के लिए बहुत बढ़िया एक स्पेस है, और बहन जी अगर कॉन्सेंट्रेट करती हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत अच्छा सिनेरियो रह सकता है बसपा का। इसके अलावा जो
दलित समाज की चाहना है कि बहन जी 2029 में दिल्ली में विराजमान हो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो शुरुआत उनकी इन्हीं स्टेट से होगी। इसके बीच में मध्य प्रदेश, राजस्थान, 2 स्टेट्स को और ऐड करना चाहता हूँ अलॉन्ग विद वेस्ट बंगाल। तो सिनेरियो ये भी बन सकता है कि 75 के आसपास, 75 के आसपास लोकसभा की सीट्स भी बसपा को मिल सकती हैं इन स्टेट से, अगर बहन जी एक्टिवली, जिस तरह से 2007 में बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया था सोशल इंजीनियरिंग को लेकर स्पेशली, वही अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहन जी की भी अभी जो एज है, बहन जी ने बहुत लंबा समय जो है वो यूपी की, देश की सेवा की है लगातार। तो बहन जी को अभी जो सेकंड लीडरशिप है उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहन जी का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है उसको लेके ही जो सेकंड लीडरशिप है वो ग्रूम कर सकती है। तो सेकंड लीडरशिप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देने की ज़रूरत है। वो यूथ ब्रिगेड को पूरी तरह से, मैं समझता हूँ, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो आज की राजनीति में सोशल मीडिया है, ब्रांडिंग है, पर्सनल इमेजिंग है और मार्केटिंग का जो एक ज़माना है आज की पॉलिटिक्स में, स्पेशली 2014 के बाद से जो तमाम ये ताम झाम शुरू हुई है, इसको काउंटर कर सकते हैं आकाश आनंद और उसकी टीम। तो फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आम जन को और टॉप रास जो है बसपा का, कि बहुत बड़ा एक मौका है, और अगर ये मौका बसपा चूकती है तो उसके बाद फिर से उभर के आना उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी स्टेट्स में खासा मुश्किल हो जाएगा बसपा के लिए। तो बसपा के लिए, बहन जी के लिए, this is the right time to concentrate on different aspects of politics in these particular states. Thank you, धन्यवाद।